बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था प्रश्न मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए उत्तर मौर्यों ने 325 से 187 बीसी में एक बड़े राजतंत्रीय राज्य की स्थापना की। अपनी शक्ति के चरम पर मौर्य साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक एक विशाल क्षेत्र का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य वास्तव में पाटलिपुत्र पटना में अपनी राजधानी के साथ लगभग एक अखिल भारतीय साम्राज्य था। विविध स्रोत सामग्री की उपलब्धता ने इतिहासकारों को मौर्य प्रशासन प्रणाली को समझने में सक्षम बनाया है। यात्री मैगस्थनीज के ग्रीक खाते और इसके सारांश और बाद के ग्रीक लेखकों द्वारा उद्धरण, साथ ही अशोक के शिलालेख मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। मौर्य क्षेत्र में पहली बार एक केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक संगठन की संभावना दिखाई देती है। संपूर्ण मौर्य प्रशासन और विशेष रूप से केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषता स्वयं मौर्य सम्राट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र महानगरीय मगध और कोर क्षेत्रों जो गंगा के मैदानों में स्थित था में काम कर रहा था। लगभग पूरे उपमहाद्वीप मौर्य शासकों शासन किया। मैगस्थनीज चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत हमें प्रशासन में सम्राट के व्यक्तिगत उत्साह और उनके व्यस्त दैनिक कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह अशोक के व्यक्तिगत प्रयासों और शासन कला यानी अथकम्मा के मामलों को वितरित करने के लिए लिखित प्रयास के साथ घनिष्ठ पत्राचार है। कौटिल्य शासक के सामने अपनी प्रजा की खुशी सुनिश्चित करने का उदात्त आदर्श रखता है। प्रजा के लिए क्या अच्छा है, अर्थशास्त्र के अनुसार शासक के लिए यही फायदेमंद है। अशोक द्वारा पितृसत्तात्मक शासन के एक और भी ऊंचे आदर्श की घोषणा की गई थी, जिसने घोषणा की थी कि सारी प्रजा उसकी संतान के समान है। अशोक ने यह भी माना कि उसके सभी प्रयास एक तरह से अपनी प्रजा के प्रति अपने ऋण की अदायगी थे। मौर्य शासक वास्तव में क्षेत्र के सभी कार्यकारी कार्यों का प्रमुख था। सरकार के सभी प्रमुख पदाधिकारी सीधे मौर्य सम्राट द्वारा नियुक्त और जिम्मेदार थे। अधिकांश प्रारंभिक भारतीय सैद्धांतिक ग्रंथ राजा को केवल स्थापित मानदंडों, रीति रिवाजों और कानून यानी धर्म प्रवर्तक का धारक मानते थे, लेकिन कानून का स्रोत नहीं। गौरतलब है कि प्रशासनिक घोषणाओं के रूप में अशोक के आदेश कौटिल्य के राजसना के समानांतर है। हालांकि अर्थशास्त्र ने निश्चित रूप से पूर्ण मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, अशोक के किसी भी आदेश में स्पष्ट रूप से किसी मौर्य मंत्री का उल्लेख नहीं था। मैगस्थनीज हमें उन परामर्शदाताओं और मूल्यांकनकर्ताओं के बारे में बताता है जिनके बीच से क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारियों की भर्ती की जाती थी। अशोक के 2 अभिलेखों में परिसा का उल्लेख है। परिसा शब्द का अर्थ मंत्र परिषद से लिया जाता है। अर्थशास्त्र मंत्र परिषद के एक सदस्य को एक पूर्ण मंत्री से अलग करता है, क्योंकि पूर्व में एक मंत्रण के लिए 48,000 पर्ण के वेतन के मुकाबले 12,000 पर्ण वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में मंत्र परिषद के एक सदस्य को एक पूर्ण मंत्री के पद से नीचे का दर्जा दिया जाता था। अशोक ने अपने दूतों को किसी भी समय परिषद के सदस्यों के बीच मतभेद होने की स्थिति में उसे सूचित करने का निर्देश दिया। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि परिषद एक विचारशील निकाय थी, लेकिन जिसमें मौर्य सम्राट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। यह संभावना नहीं है कि परिषद के पास कोई कार्यकारी अधिकार था। अर्थशास्त्र ने माना कि प्रशासन का वास्तविक भार बड़ी संख्या में विभागीय प्रमुखों को सौंपा जाना चाहिए। हालांकि अशोक के शिलालेखों में अध्यक्ष शब्द कभी नहीं आया है।
अशोक के अधीन अधिकारियों को पुलिस पुरुष या राजपुरुष कहा जाता था। वे 3 अलग अलग ग्रेड के थे, उच्च यानी उकाया, मध्य यानी मध्यमा और निम्न यानी गेविया। अशोक के समय में सर्वोच्च रैंक के अधिकारियों को महामात्र के रूप में जाना जाता था। वे निम्न प्रकार के थे: 1 सीमांत क्षेत्रों के प्रभारी यानी अमता महामात्र, 2 चारागाह के प्रभारी यानी वचभूमिका महामात्र, 3 महिलाओं के प्रभारी या मौर्य महल के आंतरिक कक्ष के प्रभारी यानी इतिमातारा, 4 अशोक के धम्म या पवित्रता के कानून यानी धम्म महामात्र के प्रचार के प्रभारी। मौर्य केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशिष्टता सेना थी। ग्रीक खातों से पता चलता है कि मौर्य सेना में 6 लाख सैनिक शामिल थे। हालांकि यह निश्चित रूप से एक अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ा है, फिर भी यह मौर्य सेना के बहुत बड़े आकार को दर्शाता है जिसके द्वारा मौर्यों ने एक बहुत व्यापक साम्राज्य का निर्माण किया। ग्रीक खाते से जो स्पष्ट होता है वह सेना में कम से कम 4 इकाइयों की उपस्थिति है: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी सेना। मैग्स्थनीज की रिपोर्ट है कि मौर्यों ने एक नौसेना बनाए रखी जिसके द्वारा उन्होंने संभवतः नौगम्य नदियों पर नावों का एक फ्लोटिला लगाया, लेकिन आधुनिक अर्थों में यह एक पूर्ण नौसेना नहीं थी। मैग्स्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का प्रशासन 6 बोर्डों को सौंपा गया था। प्रत्येक कानून और न्यायिक प्रणाली में 5 सदस्य थे। अर्थशास्त्र में ऐसा कोई बोर्ड दिखाई नहीं देता है जो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी सेना के प्रबंधन को संबंधित अध्यक्षों को सौंपता है। सैन्य प्रशासन से निकटता से जुड़ी एक जासूसी प्रणाली जरूर स्पष्ट थी। मौर्य संभवतः पहली भारतीय शक्ति थे जिन्होंने एक नियमित गुप्त सेवा विकसित और कार्यान्वित की थी। मैग्स्थनीज ने इन गुप्त एजेंटों की विश्वसनीयता के बारे में वाक्पटुता से बात की। अर्थशास्त्र गुप्त एजेंटों यानी गुधा पुरुष को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित करता है: घुमक्कड़ यानी संचार और स्थिर यानी संस्था जासूस, जिन्हें 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अर्थशास्त्र ने गुप्त सूचना एकत्र करने के लिए ही नहीं बल्कि बल, धोखाधड़ी और अन्य संदिग्ध तरीकों से, यदि आवश्यक हो तो एक संदिग्ध तत्व को खत्म करने के लिए जासूसों की भर्ती की सिफारिश की। कौटिल्य समाहर्ता यानी टैक्स के कलेक्टर जनरल द्वारा राजस्व के 7 प्रमुखों से करों के संग्रह की सिफारिश करते हैं: 1 गढ़वाले शहरी केंद्र दुर्गा, 2 ग्रामीण इलाके राष्ट्र, 3 खान खानी, 4 सिंचाई परियोजनाएं सेतु, 5 वनवाना, 6 चारागाह मैदान ब्रज और 7 व्यापार मार्ग यानी वणिक पथ। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.